सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम टूर ऑफ ड्यूटी योजना को लेकर बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की यह योजना परसों लागू की गई है और इस योजना को लेकर ज़्यादातर लोग काफ़ी असमंजस में हैं। देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबसे पहला तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य वो यह है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार ने जो फैसला दे दिया या जो भी उन्होंने घोषणा करी किसी भी प्लान को लेकर, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन यह विरोध तब तक सही है जब तक देश की जो भी सार्वजनिक जगह हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, या जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। बाकी योजना जो है, उसके कोई भी योजना हो, उसके योजना के पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पक्ष में ही सारे लोग हों। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप इस योजना के पक्ष में जाएं या विपक्ष में रहें, लेकिन आप यदि इसका विरोध भी करें तो एक बार इस योजना के बारे में आप पूरा जान ज़रूर लें, पूरा इसके बारे में पढ़ ज़रूर लें, इसके बारे में अध्ययन कर लें। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि ये योजना गलत है तो बेझिझक आप इसका विरोध करें, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति आपकी खुद ही की है, केंद्र सरकार की नहीं है। वो आप ही का है और आप ही के ऊपर उसका भार पड़ेगा। बाकी इस योजना को लेकर ना तो मैं इसके पक्ष में बात करूंगा ना इसके विपक्ष में बात करूंगा। इस योजना के बारे में मैंने जो भी कुछ पढ़ा है उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो, ये रियलिटी, ये वास्तविकता है कि केंद्र सरकार जो यह योजना लेके आई है वो आर्थिक भार को कम करने के लिए लेके आई है कि आर्मी में रिटायरमेंट होने के बाद में जो उसका पेंशन का भार होता है, वो पेंशन का भार केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस आर्थिक भार को कम करने के लिए योजना लेके ये वास्तविकता है। बाकी देखो, इस योजना के अंदर कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। देखो, जैसे इस योजना से समाज का एक तबका है उसको नुकसान होगा। वो नुकसान कौन से तबके को होगा? वो तबका जो कि मेहनत कश नहीं है, यानी कि जो तबका फ्री में बैठकर सिर्फ सरकार का पैसा खाना चाहता है उसको नुकसान होगा। जो विवाह कार्यक्रम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब ढूंढते हैं, सरकारी जॉब के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, यह जो कुरीति अपने समाज में फैली हुई है उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने बेटे के विवाह कार्यक्रम में ना तो 10-20 लाख रुपए की गाड़ी ले पाएंगे, ना 11 लाख रुपए का टीका ले पाएंगे, और ना ही जो लड़की वाले होंगे उनको दबा पाएंगे। इसके अलावा नुकसान उनका होगा जिन्होंने डिफेंस एकेडमी के नाम पर छोटे छोटे 17, 18, 19 साल के बच्चों से लाख, 1.5 लाख रुपए तैयारी के नाम पर लिए हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा उनको नुकसान होगा जो आर्मी के नाम पर, एयरफोर्स के नाम पर, नेवी के नाम पर, सरकारी जॉब के नाम पर लोगों से पास करवाने को लेकर कि आपके लड़के को जॉब लगा देंगे 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख रुपए में, उसको नुकसान होगा। देखो, टीओडी योजना जो है, टूर ऑफ ड्यूटी योजना जो है, उसके अंदर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, यह इस योजना के अंतर्गत यह है कि कोई भी एक 12th पास लड़का, ये 10th बेस भी है, 12th बेस भी है, कि 4 साल के लिए आर्मी में जा सकता है। उस आर्मी में जो वो 4 साल ड्यूटी करेगा उसको उसका मेहनताना दिया जाएगा, और वो मेहनताना कम नहीं है। वो मेहनताना लगभग 4 साल यदि वो ड्यूटी करता है तो उसको 30 से 35 लाख रुपए वो वहाँ से कमाता है। आज एक छोटी सी चीज़ पर अपना विचार करें। आपका कोई भी बच्चा है, आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, उसने 12th पास आउट कर लिया, उसके बाद यदि उसके पास में साइंस सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स से यदि करता है, उसको आप कोई डिग्री करवाना चाहते हो तो उसको बीटेक करवाते हो। बीटेक 4 साल का होता है। यदि वो बायोलॉजी से है तो उसको आप एमबीबीएस करवाना चाहते हो या बीएससी नर्सिंग करवाना चाहते हो तो एमबीबीएस 5 साल का होता है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है। यदि आपका बच्चा एग्रीकल्चर से है, उससे आप बीएससी इन एग्रीकल्चर करवाना चाहते हो तो वो भी 4 साल का होता है। यदि कॉमर्स में है, यदि आप सीए की प्रिपरेशन करवाना चाहते हो तो उसमें भी 3-4 साल लग जाते हैं। आर्ट्स में है, यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करवाना चाहते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है यूपीएससी में, तो उसमें 3 साल तो ग्रेजुएशन के लग गए, बाकी 1 साल वो यूपीएससी की तैयारी करेगा तो उसमें लग जाएंगे। तो एक 12th पास लड़का जो होता है वो अपनी स्टडी को 12th के बाद में 3-4 साल देता है।
उसमें हम उस बच्चे के ऊपर 5 से 7 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार यह जो योजना लेके आई है उसके अंदर बच्चे को डिप्लोमा भी प्रोवाइड करवाती है। यानी कि टीओडी योजना के तहत जो भी बच्चा आर्मी के अंदर जाएगा उसको सरकार जो है वो डिप्लोमा देगी। वो डिप्लोमा जो होगा वो ये जो अपने जैसे अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनके अंदर यानी उसको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अंदर पहले इनको लिया जाएगा, उसके बाद में एक आम नागरिक को लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो अपने असम राइफल उसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा देश का जितना भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आज हम सब देखते हैं अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, एक 23-24 साल का लड़का जो होता है वो तैयारी कर रहा होता है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। आप बताइए, एक बच्चा 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल, मेरे साथ के लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 5-5, 7-7 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, उनके पास मेरी बजट की बात करें या मेरे पास में बजट की बात करें तो देखो, एक 24-25 साल का लड़का जो होता है उसके पास में ना तो उसकी शादी का बजट होता है कि वो खुद स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होकर शादी कर सके, ना उसके पास में ये बजट होता है कि वो अपना खुद का एक छोटा सा मकान बना सके, ना उसके पास में ये बजट होता है कि वो कोई अच्छी डिग्री हासिल कर सके। ठीक है। यानी कि वो जो भी अपना खर्चा करता है वो अपने माँ बाप उसका खर्चा उठाते हैं, तो वो एक उसके ऊपर एक यदि माना जाए तो वो एक कर्ज है। ठीक है। यदि उसके माँ बाप कमा के उठाते तो उसने तो वो कमाया ही नहीं। बाकी सरकार ने जो ये योजना रखी है उस योजना के अंतर्गत तो एक 23-24 साल का लड़का जो होगा उसके पास में 20-25 लाख रुपए होंगे। यदि वो चाहे तो अच्छे से अपना एक छोटा सा मकान बना सकता है, शादी कर सकता है और अपनी यदि एक व्यवसाय कर सकता है। बाकी इसमें देखो दिक्कत कहाँ पे है, यानी कि अपने बात करें तो जैसे 25% को तो परमानेंट कर ही रही है सरकार है। 25% के अलावा जो 25% जो बच्चे, मान लो 100% में जो 25% को परमानेंट कर दिया, 25% बच्चे उनको मान लो वो अपने अर्धसैनिक बल में चले गए। उसके बाद में 25% जो बच्चे वो जितना भी अपने इंडिया के अंदर इतना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है कि उसके अंदर 25% एडजस्ट हो जाएंगे ईजीली। बाकी बच्चा 25%, उसके पास में 20-25 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट देती है तो उससे वो अपना कोई डिग्री हासिल कर सकता है, छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता है। बाकी आज की जो बेरोज़गारी देखी यदि जाए तो उस बेरोज़गारी के तहत ये योजना जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक सही है। ठीक है। आज के दिन यदि बेरोज़गारी देखी जाए तो बाकी देखो, बात करें कांग्रेस की, बात करें आरएलपी की या बात करें अदर कोई भी गवर्नमेंट की, तो देखो आज तक केंद्र सरकार जो भी योजना लेके आई है वो उसके विपक्ष में ही खड़े हुए हैं। और देखो सरकारों का तो ये यानी हमेशा से ही चलता आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस यदि कुछ लेके आएगी तो उसका विपक्ष पार्टी विरोध करेगा। तो आप विरोध जरूर करिए, लेकिन एक बार इस योजना का आप अध्ययन जरूर करिए, उसके बाद आप विरोध करिए, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार इसका अध्ययन आप जरूर करें। ठीक है। बाकी जैसे काफ़ी सारे बातचीत सामने आ रही है कि एक 71 साल का बूढ़ा जो है वो देश संभालेगा, 22-23 साल के युवा रिटायरमेंट होंगे। तो वो 71 साल का बूढ़ा जो है ना वो साहब 18 घंटे काम करता है और 18 घंटे में आज तक उसने एक सीएल नहीं ली है। बाकी युवाओं की बात करें तो आज के युवा जो हैं वो 8-10 घंटे तो पबजी खेलते हैं, बाकी 8-10 घंटे उनको सोने के लिए चाहिए, तैयारी वगैरह कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है। यदि कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, बाकी इसमें देखो फिजिकल की तैयारी कर रहा है कोई, मान लो जिसने 1-1.5 लाख रुपए पीछे डिफेंस में लगा दिया, ये सरकार की गलत नीति है कि पिछले 3 साल में भर्ती नहीं है तो रात को जो मतलब इसमें परिवर्तन किया गया उसमें 2 साल की छूट भी दी गई है। बाकी और भी इसमें देखो जो भी रिक्वायरमेंट है सुधार की, वो सुधार इसमें किए जाएंगे, जो भी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है वो सुधार इसमें किए जाएंगे। बाकी मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसके अंदर कोई मेरे हिसाब से शायद तक कुछ गलत नहीं हुआ है, ये योजना सही है अपने देश के लिए। बाकी इससे जो अपने बात करते हैं कि जैसे 4 साल के लिए जो जाएगा वो क्या मतलब देशभक्ति करेगा क्या नहीं करेगा, तो साहब देशभक्ति के लिए
ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पैसे दिए जाएंगे वो तो ही देशभक्ति करेगा। काफ़ी मैंने मतलब पोस्ट देखी, काफ़ी लोगों से मिला, उनसे भी बातचीत सुनी कि भाई 4 साल के लिए जाएगा, वो क्यों शहीद होगा किसी के लिए। तो साहब, देश को के लिए शहीद होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और जो पैसे के लिए आर्मी में जाता है और उसके बाद में यदि वो वहाँ पर ये सोचता है कि मैं शहीद हो जाऊँगा तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो सही में वो देश का फौजी नहीं है। बाकी फ़ौजी जो होता है वो फ़ौजी कभी ये नहीं सोचता कि मैं यदि पूरी उम्र के लिए जाऊंगा तो शहीद होऊंगा, या यदि मेरे को पैसे देंगे तो मैं शहीद होऊंगा, या मेरा। तो देखो, जिसमें देश प्रेम की भावना है ना, आज भगत सिंह वो तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, वो तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, और उनको तो ये भी नहीं था कि मेरे परिवार को पीछे सरकार संभाल लेगी या और कोई संभाल लेगा। तो एक फ़ौजी जो है उसकी इज्जत को आप ख़राब ना करें। बाकी आपके कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी मेरे युवा साथी हैं, वो देशभक्त हैं। हो सकता है उनको किसी ने बहला फुसला कर उनको अपने साथ कर लिया हो और ये आंदोलन करवा रहे हों। देखो, यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जो पहुंच रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और आप आंदोलन कीजिए, आप सड़कों पर बैठिए, लेकिन आप एक लिमिट, अपने एक लिमिटेशन रखिए आंदोलन की, कि भाई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी आपको जहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी वहां तक पहुंचाए। बाकी आप इसके बारे में एक बार अध्ययन जरूर कीजिएगा। बाकी देखो, जैसे बात करें तो मैंने परिवर्तन के बारे में बता ही दिया है। बाकी देखो, आर्मी के अंदर पहले से भी ये चल रहा है, यानी इन्वर्स इंडक्शन जो है वो एक टीओडी का ही एक, यानी पहले इन्वर्स इंडक्शन चलता था आर्मी में। इसके अंदर क्या किया जाता था, जो अर्धसैनिक बल हैं उनसे जो भी तेज़ तरार सैनिक होते थे उनको उठाया जाता था, और उनको 4 साल 5 साल के लिए आर्मी लेती थी। उनको ये कहा जाता था कि यहाँ पे 4-5 साल के लिए आपको काम करना है, उसके बाद आप जहाँ से आए वहाँ पे वापस चले जाना है आपको। जो भी CRPF है, BSF है, जहाँ से भी उनको मतलब लिया जाता था वहाँ पे। तो पहले से भी ये चला आ रहा है। और बाकी परमानेंट जिनको होना है ना, और जो बिल्कुल से फिट हैं, फिजिकल फिट हैं, और जो आर्मी के लायक हैं, वो आर्मी में परमानेंट भी होंगे। और बाकी जो भी, देखो, अपने साथ के बेरोज़गार भाइयों को देखते हुए इसका हमें समर्थन करना चाहिए, इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी बात आप सब समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा और उसके बाद में फ़ैसला करना है, आपको खुद ही को करना है कि क्या करना है, ये क्या नहीं करना है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी इस योजना को लेके आपसी झगड़ा नहीं करना है, और मतभेद आपस में हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं करना है। बाकी यदि मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो आपको तो क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी जो भी मैंने इसके बारे में स्टडी किया वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। यह धन्यवाद सर।